हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 191। इससे पहले इस कहानी के 190 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो। चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। रूही जल्दी से भागती हुई बाहर गई और फिर उसने वो मंगलसूत्र संकल्प के हाथों में रख दिया और अगले ही पल संकल्प ने वो मंगलसूत्र सिया के गले में पहना दिया। और फिर इसी के साथ धैर्य ने भी छठ से बोला और खुश होकर खड़ा हो गया। जजमान, मेरी दक्षिणा दे दीजिए, आपकी शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों ही पति पत्नी हैं। अपने बड़ों का, घर वालों का, सबका आशीर्वाद लेकर इस शादी को पूरा कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है इस कहानी में। जैसे ही धैर्य ने ये बात बोली वैसे ही रोहान और निव्यांश दोनों ने ही नील को छोड़ दिया और फिर नील ने गुस्से में सबसे पहले रोहान के गाल पर एक चांटा जड़ दिया और सबकी आंखें हैरानी से बाहर आ गई। अगले ही पल नील ने निव्यांश का कॉलर पकड़कर खींचकर एक चांटा निव्यांश के गाल पर भी जड़ दिया। दोनों ही भाइयों का चेहरा तो अब एक तरफ हो गया था। नील ने काफी ज्यादा गुस्से में धैर्य की तरफ देखा और फिर तेज कदमों के साथ उसके पास गया और उसकी बाजू को पकड़कर उसे उठाते हुए एक चांटा उसके गाल पर भी जड़ते हुए बोला कि ले ले, तेरी दक्षिणा यही है। धैर्य का चेहरा तो एक तरफ हो गया और फिर धैर्य ने बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा और फिर तभी रुद्र ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि धैर्य, तू ही रह गया है, बस बिना पिटे तेरी भी पिटाई हो गई यार। तो नील ने भी अब गुस्से में रुद्र की तरफ घूर कर देखा और कहा कि यकीन नहीं आता है कि रुद्र, तू भी ऐसे ही बच्चों के साथ मिलकर इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है। रुद्र ने भी कंधे को उचकाकर नील की तरफ देखा और कहा कि घटिया हरकत कहाँ से की है मैंने तो अभी अभी अपने बेटे की शादी कर दी है और फिर देखो क्या चांद सी बहू आई है हमारे घर पर, तुझे तो इसका स्वागत करना चाहिए। नील गुस्से में रुद्र को देख रहा था और फिर रुद्र नील की तरफ देखकर बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब तू जो करना चाहता है तू कर सकता है, मैं तेरे और बंदरों की टुकड़ी में बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। नील खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और फिर उसे आज सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इतना गुस्सा तो उसे शायद उस वक्त भी आया था जब रुद्र किट्टू के साथ ऐसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वही ठीक गुस्सा आज नील को फिर से आ रहा था रुद्र के ऊपर। उस दिन के बाद आज नील को इतना ज्यादा गुस्सा आया था। नील ने दांत पीसते हुए रुद्र को देखा और बोलता है कि तुझे लगता है कि ये शादी ज्यादा दिन तक टिक जाएगी? तुझे लगता है कि ऐसी उठ पटांग तरीके से शादी करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सिया संकल्प को पसंद करने लगेगी? तुझे लगता है कि संकल्प की गलतियां ऐसे ही माफ करने के लायक हैं? बता तू मुझे, ऐसे कैसे कर सकता है तू इन सब के साथ मिलकर ऐसा कांड? रुद्र कुछ भी नहीं बोलता है और फिर इतने में ही शुभ नील के पास आकर खड़ा हो गया और फिर संकल्प को देखकर गुस्से से बोलता है कि तूने आज जो कुछ भी किया है ना, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, समझा? तो पहले तो तूने इस लड़की को सुसाइड करने पर इतना ज्यादा मजबूर कर दिया और फिर अब ऐसी हरकतें करके उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया है तूने, समझा? तो सिया तुझे कभी भी माफ नहीं करेगी, कभी भी नहीं। और ये तो क्या, मैं भी तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा संकल्प। इतना कहकर वो संकल्प की तरफ एक कदम गुस्से से आगे बढ़ा लेकिन बीच में रुद्र आ गया। रुद्र अभी शुभ की तरफ देख रहा था लेकिन उसने संकल्प से कहा कि सिया को सोफे पर बैठा दो और फिर रुद्र ने जिया की तरफ देखते हुए कहा कि जिया दी, लड़की को होश में लेकर आओ जल्द से जल्द। अभी तक ये होश में क्यों नहीं आई है? इसे पता तो चले कि इसकी शादी हो गई है, वो भी संकल्प के साथ। जैसा रुद्र ने कहा था जिया ने भी ठीक वैसे ही किया और फिर सिया के पास जाकर बैठ गई। फिर रुद्र ने अभी शुभ की तरफ देखते हुए कहा कि मैंने तब भी कहा था और फिर अभी भी तुझसे ये कह रहा हूँ कि अगर संकल्प पर थोड़ा सा भी गुस्सा और किया ना तो मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए, समझा? तो शुभ ने भी अब रुद्र की आंखों में देखकर गुस्से से कहा कि आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता है भैया, इससे ज्यादा बुरा क्या ही करोगे आप किसी के साथ? आप तो एक जीती जागती लड़की की जिंदगी खराब कर दी है, वो भी सबके सामने। ऐसे संस्कार तो कभी भी हमारे घर में किसी को भी नहीं दिए गए हैं जो आपने किया है। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही सिया थोड़ा सा होश में आने लगी थी और फिर सिया की जब आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखों के सामने संकल्प था। संकल्प को देखकर उसका गुस्सा दोगुना हो गया था। सिया थोड़ा सा होश में आने लगी थी और फिर उसने जब आसपास का नजारा देखा तो उसे अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे बहुत चीजें अजीब सी लग रही थी। सिया हैरानी से सबको देखे जा रही थी और फिर तभी उसने अपने चेहरे पर कुछ महसूस किया। उसने अपना हाथ लगाकर उसे साफ करना चाहा तो उसके हाथ पर सिंदूर लग जाता है। तो सिया ने भी हैरानी से सबकी तरफ देखा तो नील अभी सबसे पहले बोलता है कि अब ऐसे क्यों देख रही हो तुम सिया? तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाकर संकल्प ने तुमसे जबरदस्ती शादी
शादी कर ली है, जब तुम बेहोश थी तब इसने तुम्हारे साथ शादी कर ली है। और फिर ये सुनते ही सिया के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई थी और आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हैरानी से संकल्प को देखा, उसकी आंखों में पानी था। वो संकल्प को सवाल भरी नजरों से देखे जा रही थी, जैसे उससे पूछना चाहती हो कि क्यों क्यों किया, क्यों अब बड़े पापा सच कह रहे हैं, क्या आपने मुझसे शादी कर ली है? संकल्प ने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ बड़े पापा बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैंने तुमसे शादी कर ली है और फिर आज से मैं और तुम पति पत्नी हैं। ये सुनते ही सिया अपनी जगह से हैरानी से खड़ी हुई और फिर उसने खींचकर एक चांटा संकल्प के गाल पर जोर से जड़ दिया और संकल्प तो काफी ज्यादा हैरानी से उसे देख रहा था। संकल्प का चेहरा एक तरफ हो गया। दिशा सिया के पास जाने को हुई तो नील ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा कि अब सिया के सवालों का जवाब संकल्प को ही देना होगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बच्चा तुम जहाँ पर खड़ी हो ना वहीं पर खड़ी रहो। दिशा चुपचाप से वहीं पर खड़ी रहती है और फिर सिया ने अगले ही पल संकल्प के कॉलर को गुस्से से पकड़कर हिलाते हुए कहा कि शर्म नहीं आती है तुम्हें, और कितना कितना गिरोगे तुम संकल्प? इतना तो मुझे मेरे मामा मामी ने भी टॉर्चर नहीं किया था जितना कि तुमने मुझे मेंटली टॉर्चर कर दिया है, इतना ज़्यादा परेशान किया है। क्या चाहते क्या हो तुम? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? बोलो। अरे बर्बाद करने पर क्या, तुमने तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद भी कर दी है। पहले मुझे अजय के सामने ऐसे रुसवा कर दिया, सवाल भरी नज़रों से खड़ा कर दिया और फिर अब मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर मुझसे ही शादी कर ली तुमने। लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ, कभी नहीं मानूंगी मैं इस शादी को, कभी भी नहीं। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं यहाँ पर आ गई, तुम लोगों के पास आ गई। मुझे लगा कि यहाँ पर सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, मेरा अच्छे से सम्मान करेंगे, मेरी राय पूछेंगे, मुझे ज़िंदगी से आज़ादी दिलाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर आकर। सिया ने अगले ही पल संकल्प के कॉलर को पकड़कर गुस्से से हिलाते हुए कहा कि अब कुछ कहोगे या फिर नहीं कहोगे? तो संकल्प ने भी नज़र उठाकर अब सिया की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ सिया से कहा कि आई लव यू सिया, आई रियली वेरी वेरी लव यू। जो होना था अब सो हो गया है, अब प्लीज़ इस बात को अपने दिमाग से निकाल लो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सिया ने संकल्प के कॉलर को छोड़ते हुए संकल्प को जोर से धक्का दिया और फिर बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ना ही मैं इस शादी को मानती हूँ, मैं नहीं मानूंगी इस शादी को, कभी भी मेरी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। फिर उसने रुद्र और नील की तरफ देखकर कहा कि बड़े पापा आपने तो कहा था ना कि मैं आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, आप मेरी खुशियों का ध्यान रखेंगे। कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये सब कुछ करता है क्या? पहले आपके घर के बेटे ने मेरे साथ इतना गलत कर दिया, इतना कुछ किया है उसने मेरे साथ, फिर आपकी आंखों के सामने ही मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर मुझसे इसने शादी भी कर ली। आप लोग यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहे, आप लोग क्यों ऐसे खड़े रहे, क्यों नहीं कुछ किया? इससे अच्छा तो मैं अपने मामा की घर पर ही थी, कम से कम वहाँ पर उम्मीद तो नहीं थी ना मुझे, कम से कम वहाँ पर प्यार का कोई दिखावा तो नहीं करता था मेरे साथ। वो लोग मारते थे, पीटते थे, मुझे खाना नहीं देते थे, बात बात पर ताने मारते थे, मुझे घर से निकालने की धमकी देते थे, लेकिन उन्होंने जो उनके मन में था वो मेरे सामने वही किया, वही ठीक बर्ताव मेरे सामने करते थे। वो आप लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। पहले मेरे अंदर प्यार जगा कर फिर मेरे जज्बातों का मजाक बना दिया है आप लोगों ने। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने तो आप लोगों को खुलकर सब कुछ बताया था ना कि मैं अजय से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन देख लो आप लोगों की वजह से क्या हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये कहते कहते सिया वहीं पर बैठकर रोने लगती है और फिर रोने के अलावा अभी तो इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। रुद्र तो अभी कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन नील उसने फिर से अभी रुद्र की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ गुस्से से घुमाते हुए कहा कि रुद्र ये लड़की रो रही है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम आज संकल्प को सपोर्ट नहीं करते और जबरदस्ती उसकी शादी इसके साथ नहीं करते तो शायद सिया ऐसे नहीं रोती। हम सब सिया की नज़रों में पहले से ही गुनाहगार थे, अब और गुनहगार नहीं बनते। तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब है? बोलो बोलो, तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब है तो दो सिया को। रुद्र ने भी नील के सीने पर एक हाथ रखा और फिर उसे हल्का सा रब करते हुए बहुत ही प्यार से और नील को समझाते हुए कहा कि मेरी बात तो सुन नील, पहले मेरी बात सुन, तुझे सब समझ में आ जाएगा। संकल्प और सिया बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे साथ में। संकल्प और सिया के रिश्ते को एक मौका तो दे पहले। संकल्प पर मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, इतना भरोसा है कि वो अपने रिश्ते को अच्छे से संभाल लेगा। समझ रहा है ना तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? नील भी दुगने गुस्से में रुद्र की तरफ देखकर कहता है कि नहीं समझ रहा हूँ, ना सिया इस शादी को मानती है और ना ही मैं इस शादी को मानता हूँ। समझा तो नहीं मानता
सकता हूँ मैं इस शादी को। इस बार शुभ ने भी नील की कमर पर हल्का सा हाथ रख कर रब करते हुए कहा कि भाई भाई शांत हो जाओ आप प्लीज, संकल्प इस घर में नहीं रहेगा। उसने हमारी मर्जी के बगैर इस लड़की की जिंदगी खराब कर दी है, उसके साथ शादी करी है। अब मैं इस लड़के को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब संकल्प इस घर में नहीं रह सकता है। तो निहाल भी अब निर्भय को देखकर गुस्से से बोलता है कि तुझे पता था ना कि संकल्प ऐसी हरकत करने वाला है। तू सबसे पहले जानता था ये सारी चीजें, तूने उसे रोका नहीं बल्कि उसका साथ दिया, तूने उसका सपोर्ट किया है। तू भी इस घर से निकल, निकल इस घर से, तुझे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं इस घर में, निकल इस घर से अभी के अभी। शुभ ने भी अब रुद्र को इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में सामने से हटाया और फिर संकल्प की बाजू पकड़कर उसे प्रताप हाउस के मेन गेट तक लेकर जाने लगा। लेकिन तभी रुद्र ने भी शुभ की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया और फिर दोगुने गुस्से के साथ शुभ की तरफ देखकर बोलता है कि मैंने कहा था ना कि संकल्प इस घर में ही रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा, संकल्प कहीं भी नहीं जाएगा, समझा तू। और आज उसकी शादी हुई है तो फिर वो सिया के साथ वक्त बिताएगा, इस घर से बाहर नहीं जाएगा, ताकि वो दोनों ही एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के साथ खुश रहें। शुभ ने काफी ज्यादा गुस्से में सिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस लड़के की हालत देख रहे हो ना आप भाई, देख रहे हो ना उस लड़की की हालत कैसी है। तुम्हें लगता है कि ये लड़की कभी भी संकल्प को अपनाएगी, कभी भी इस शादी को आगे बढ़ाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है। रुद्र ने भी सुलगती हुई आंखों से कहा कि क्यों नहीं अपनाएगी, क्यों नहीं अपनाएगी हमारे संकल्प को? क्या दिशा को तुमने हर्ट नहीं किया था? क्या दिशा ने तुम्हें माफ नहीं किया था? क्या दिशा ने तुम्हें नहीं अपनाया? क्या तुम दिशा के साथ खुश नहीं रहते हो क्या? अगर तुम दिशा का दिल जीत सकते हो तो फिर संकल्प क्यों नहीं जीत सकता है सिया का दिल? वो भी तो हमारी सिया का दिल जीत सकता है ना, संकल्प भी जीत सकता है, समझा? तो शुभ बोलता है कि मेरी और दिशा की बात बिल्कुल अलग थी भाई, और फिर संकल्प की बात बिल्कुल अलग है। रुद्र ने भी गुस्से में शुभ के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे थोड़ा सा धक्का देते हुए कहा कि तेरी और दिशा की बात कैसे अलग हो गई, कैसे अलग हो गई तेरी बात? मैं और नील जब घर से चले गए थे तुमने तो दिशा से बात करना भी बंद कर दिया था, उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। 2-2 घंटे तुम्हारे कैबिन के सामने बैठकर रोती रहती थी वो, लेकिन तुमने तो उसे कभी भी अपने करीब तक नहीं आने दिया था। तुम करो तो सही है, संकल्प ने कर दिया तो वो गलत हो गया? तू संकल्प को घर से बाहर निकाल देगा? तुम्हारा प्यार प्यार है, तुम्हारा प्यार सच्चा है। संकल्प ने अगर प्यार कर दिया तो गलती कर दी, गलत हो गया उसका प्यार। मैंने कहा ना संकल्प इस घर से कोई भी नहीं निकालेगा, कोई भी नहीं। नील ने दांत पीसते हुए कहा कि संकल्प को कहा ये सारी बंदरों की टुकड़ी को अब घर से बाहर जाना पड़ेगा, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना कहकर उसने बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा और कहा कि निकलो, निकलो मेरे घर से अभी के अभी। तुम लोगों की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। जो गलत का साथ देता है मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम सबके लिए, समझे तुम? इतना कहकर उसने सबसे पहले निव्यांश का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ढकेलने की कोशिश करी, लेकिन रुद्र बीच में आ गया और फिर नील के हाथ से निव्यांश की बाजू को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। वानर सेना की बीवियां तो बस चुपचाप दूर से खड़ी होकर ये सारा नजारा देख रही थी, मगर डर सबको लग रहा था अंदर ही अंदर। भाइयों के बीच में वो कभी भी नहीं बोली थी और फिर आज भी उन्होंने बीच में बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा था। निव्यांश, नील और रुद्र के बीच में छीना झपटी होने लगी थी और फिर नील ने भी निव्यांश का हाथ नहीं छोड़ा और रुद्र जो बार बार उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। और फिर इसी छीना झपटी में नील का हाथ गलती से रुद्र के गाल पर जा लगता है और रुद्र का गाल एक साइड पर हो गया। सबकी आंखें तो अब हैरानी से फैल गई थी और फिर रुद्र ने भी हैरानी से नील की तरफ देखा, लेकिन आज नील पर तो जैसे साक्षात शनि देव आकर बैठे हुए थे। नील ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया और ना ही उससे माफी मांगी। रुद्र ने नील की बाजू गुस्से में वहीं पर छोड़ दी और फिर स्टडी रूम की ओर चला जाता है। नील को भी आज कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा था रुद्र के जाने से। उसने भी बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा और दहाड़ते हुए गुस्से से कहा कि निकलो, निकलो मेरे घर से अभी के अभी। नरेन ये सारे नज़ारे को देख रहा था और फिर उसने भी एक उंगली को सबको दिखाकर जाने का इशारा किया, क्योंकि वो बात को अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। नरेन का इशारा समझकर सब चुपचाप से अब बाहर जाने लगते हैं और फिर देखते ही देखते सारी बंदरों की टुकड़ी बाहर गार्डन में आकर खड़ी हो गई थी। नील ने भी बाहर जाकर बंदरों की टुकड़ी को गुस्से से देखकर कहा कि अब इस घर में बिल्कुल भी मत आ जाना, वरना उसी समय टांगे तोड़ दूंगा तुम सबकी। इतना कहकर उसने दरवाजे को बंद कर दिया और बंदरों की टुकड़ी भी शांति से बाहर खड़ी हुई थी। थोड़ी देर तक तो सब वैसे ही खड़े रहते हैं और फिर अगले ही पल रोहान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि अरे इतना क्या सीरियस हो रहे हो यार तुम सबके सब? बिना मार पिटाई के ही लव स्टोरी कभी कंप्लीट होती है क्या? कभी नहीं होती है ऐसे कोई भी लव स्टोरी पूरी। फिर उसने धैर्य की गर्दन पर अपना हाथ लपेटते हुए कहा कि बेचारा मामा, यही रह
गया था बिना पिटे, मगर बड़े पापा ने तो इसके भी गाल पर एक जड़ दिया और इसका भी गाल लाल कर दिया, यानी हम सब आज पिट गए। लेकिन यार एक गलती हो गई है, बड़े पापा ने पापा को भी मार दिया गलती से, पर कोई बात नहीं, उनका छोटा भाई है, एक चाटा तो बनता ही है उनके ऊपर। बंदरों की टुकड़ी के चेहरे पर भी अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन संकल्प उसके चेहरे पर तो कोई भी भाव नहीं थे। तो रोहान ने भी संकल्प के बाल को पकड़कर हिलाते हुए कहा कि साले अब क्या हुआ है, छोटे शेर के बड़े शेर, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, तुझे तो खुश होना चाहिए, तू फिर ऐसे उदास क्यों हो रहा है? बस तुझे किसी भी तरह से अब सिया का दिल जीतना है। संकल्प ने अब बंद दरवाजे की तरफ देखकर कहा कि बड़े पापा जीतने देंगे क्या? इतना तो सिया भी नहीं उछल रही थी जितना कि बड़े पापा उछल रहे हैं हम दोनों के बीच में। इतना कहकर संकल्प भी जोर से हंसने लगा और फिर आखिरकार कितनी ही देर तक तो सब मुंह फुला कर रखता वो सबसे। संकल्प की फितरत में तो उदास होना बिल्कुल था ही नहीं। वो तो कल रात जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से उसका मूड थोड़ा सा खराब हो गया था, नहीं तो संकल्प के दांत तो कभी अंदर ही नहीं होते थे। लेकिन अब सिया हमेशा के लिए उसकी हो गई थी, ये सोचकर सब बहुत ही ज्यादा खुश थे और खासकर संकल्प। रोहान ने संकल्प के गले में अपना हाथ लपेटा और कहा कि बेटा, अगर सिया के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाया ना तो फिर तो तू मुझसे भी बहुत ज्यादा पिटेगा, समझा? तू बहुत ही रिस्क लेकर तेरी शादी की है मैंने सिया के साथ। संकल्प के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर तभी दक्ष ने भी अरमान के गाल की तरफ देखकर कहा कि क्या बात है जीजू, लगता है आंटी का हाथ कुछ ज्यादा ही तेज लग गया है, आपका गाल तो पूरी तरह से लाल हो गया। अरमान ने भी दांत पीसते हुए कहा कि सालो अब सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मुझे आज तक मम्मी ने कभी भी नहीं मारा है, लेकिन इस संकल्प की लव स्टोरी के चक्कर में मैं भी पिट गया, मेरा भी गाल लाल हो गया। तभी निर्भय बोलता है कि सच में जीजू, आपको आंटी ने कभी भी नहीं मारा क्या? मतलब मेरी होने वाली सासू माँ ने कभी भी आपको नहीं मारा? अच्छा ही हुआ आज अपना हाथ साफ कर लिया। अरमान ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और इस बार तो सब हंसने लगे थे। तो दक्ष हंसते हंसते बोलता है कि तभी तो आपको ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही होगी ना, हमें देखो, हम तो मंदिर के घंटे हैं, जब देखो बस कोई भी आकर बजा कर निकल जाता है, पर हमें बेइज्जती बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होती है। वो क्या है ना कि हमें पीटने की आदत हो गई है अब रोज, खासकर हम सबसे ज्यादा मामा से ही पीटते हैं, और फिर पापा का तो आपने खुद ही देख लिया होगा कैसे मारते हैं वो हम सबको। इतना कहकर वो सब आपस में ही हंसने लगते हैं और फिर एक दूसरे की टांग खींचने लगे। तभी निव्यांश ने भी अब धैर्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि धैर्य ने मंडप में कहा था, जजमान शादी संपन्न हुई, अब आप दोनों को आशीर्वाद और हमें दक्षिणा दे दो। तभी पापा ने इसके गाल पर एक चांटा धर दिया। इतना कहकर निव्यांश भी अब और जोर जोर से हंसने लगा और फिर तभी निव्यांश के साथ साथ सब जोर जोर से हंसने लगे और फिर तभी धैर्य भी थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है कि यार मैं नहीं होता ना तो फिर संकल्प की शादी भी नहीं होती, समझा? तो अहम रोल तो मैंने ही निभाया है इसकी शादी में। इतना कहकर वो भी हंसने लगा और सब गार्डन में खड़े हुए एक दूसरे की खिंचाई करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। रुद्र भी अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ उन सब को खुश होता हुआ देख रहा था, तो उसके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा सुकून और मुस्कुराहट आ चुकी थी। कितने सालों से रुद्र के दिल पर एक बोझ रखा हुआ था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो बोझ एकदम से उतर गया। आखिरकार किट्टू ने भी तो रुद्र की वजह से ही 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी थी। बेशक से किट्टू ने रुद्र को माफ कर दिया था और उसके साथ खुश रहने लगी थी, लेकिन रुद्र उस गिल्ट से कभी भी बाहर नहीं आ पाया था और उसे हमेशा ये गिल्ट रहता था। पर शायद आज उसे उस गिल्ट से आराम मिल गई थी, सुकून मिल गया था और सबको हंसता हुआ देखकर वो कहीं ना कहीं रुद्र को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो अच्छे से जानता था कि जब तक ये सारे एक साथ में हैं तब तक प्रताप फैमिली को कोई भी बुरी नजर नहीं देख सकता, किसी की भी बुरी नजर नहीं लग सकती है। इधर दूसरी तरफ नील सोफे पर बैठा हुआ था। सिया अभी भी चुपचाप से घुटनों में मुंह छुपाकर रोई जा रही थी। नील से सिया की ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी। कुछ भी था लेकिन हुआ तो बहुत ही ज्यादा गलत था सिया के साथ। अगर संकल्प को सिया से शादी करनी भी थी, उसे वो पसंद करता भी था, तो फिर उसके होश में आने का इंतजार करने चाहिए था, उसकी बेहोशी का फायदा नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, अगर वो आज सिया से शादी नहीं करता तो फिर शायद कभी भी नहीं कर पाता सिया से शादी। इस वक्त हॉल में बहुत ही ज्यादा खामोशी थी। नील ने नजर उठाकर अवनी की तरफ देखा और फिर चिल्लाते हुए बोलता है कि अवनी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है सिया कब से इतना ज्यादा रोई जा रही है? अब तुम्हें बताना पड़ेगा क्या कि सिया को संभाल लो, इसे उठा लो, उसकी हालत को तो देख लो। तो नील अभी एकदम से चिल्लाने से अब अवनी भी डर गई थी। शादी के बाद से लेकर आज तक नील ने कभी भी अवनी पर गुस्सा नहीं किया था और ना ही कभी ऊंची आवाज में बात करी थी, लेकिन आज तो नील अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। अवनी ने भी नील की तरफ
तरफ देखा। नील जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अभी अवनी को ही देखे जा रहा था। अवनी की आंखों में भी हल्का पानी आ गया और उसकी आंखें नम हो गई। अब वो वहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि नील उस पर इतना ज़्यादा चिल्लाया है, वो भी सबके सामने इतना ज़्यादा गुस्से से, जबकि आज तक नील ने कभी भी उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करी थी, कभी ऊंची नज़र से देखा तक नहीं था। अवनी अपने कमरे की ओर गुस्से से चली गई और फिर शिखा ने भी रूही और नियति की तरफ इशारा किया और वो दोनों बहनें अभी सिया के पास चली गईं और सिया नियति को गले लगाकर बहुत ही प्यार से चुपकारने लगती है और ज़्यादा रोने लगती है। नियति लगातार बस सिया को संभाल रही थी। सिया बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी, लेकिन कहने के लिए शब्द उसके पास भी एक भी नहीं था। नियति चुपचाप से उसे संभाल रही थी। कुछ देर तक तो नील ऐसे ही बैठा रहता है। निहाल ने नील की तरफ देखा तो नील ने भी निहाल का हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा कि निहाल प्लीज़, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है मेरा दिमाग। ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में रिश्तों की मर्यादा ही तोड़ दूं, भूल जाऊं मैं रिश्ते में कौन मेरा क्या लगता है। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है तुझे। इतना कहकर नील स्टडी रूम की ओर गुस्से से चला गया और फिर शुभ ने भी एक नज़र निहाल की तरफ देखा और फिर गुस्से में एक चेयर पर जोरदार लात मारी और फिर वो भी अपने कमरे की ओर चला जाता है। नरेन निहाल को देखकर बोलता है कि अब तुम क्यों खड़े हो, यहाँ पर जाओ जाओ, तुम भी कोई सामानों को तोड़ो और फिर अपने कमरे में चले जाओ। यहाँ पर हमें देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे दोस्त तो यही करके गए हैं ना। समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हो गया है जो सब आपस में ही इतना ज़्यादा लड़ पड़े हो, आपस में ही मुंह फुला रहे हो। निहाल ने एक नज़र नरेन को देखा और फिर अपने कमरे की ओर चुपचाप से चला गया। नरेन ने फिर से घर की औरतों को देखा और कहा कि देखो, जो होना था अब सो हो गया है। अब सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो तुम सब के सब। सिया को अच्छे से संभालो, उसे प्यार से समझाओ और फिर जो हुआ वो हुआ, बिल्कुल सही हुआ है, जो किस्मत में है वही मिला है। तो सिया के लिए संकल्प से अच्छा लड़का शायद मिल ही नहीं सकता था। सिया को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है। किट्टू ने भी अपने पापा की ओर देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन तभी दिशा बोलती है कि पापा, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गलत हो। सिया की मर्जी शादी में शामिल होनी चाहिए थी, उसकी मर्जी से ये शादी होनी चाहिए। अगर संकल्प सिया से प्यार करता है तो फिर उसे सिया को पहले मनाना चाहिए था, उसका दिल जीतना चाहिए था, ना कि उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करनी चाहिए थी। संकल्प ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। नरेन बोलता है कि तो फिर तुमने शादी के वक्त पर संकल्प को क्यों नहीं रोका था, क्यों नहीं रोका था। दिशा, जो होना था सो हो गया है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ बेटा, इस बात को मान लो। सिया तुम्हारी बहू है और फिर संकल्प की पत्नी है। अपनी बहू को संभालो, उसे समझाओ। लड़ाई को बढ़ाते नहीं है बेटा, बल्कि घटाते हैं। और अगर तुम लोगों से भी ये घर अब नहीं संभल रहा है तो फिर मुझे बता दो, मैं अभी जाकर दादी को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही नरेन अभी दादी जी के कमरे की ओर चला, तभी किट्टू अभी अपने पापा को रोकते हुए बोलती है कि पापा प्लीज़ रहने दीजिए ना, दादा दादी को इन सब में मत घसीटिए, बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है उनकी, हम संभाल लेंगे सिया को। नरेन बोलता है कि तो अच्छी बात है बेटा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर उसने धानी और सौम्या की तरफ देखा और कहा कि अब चलें, अब हमें हमारे घर चलना चाहिए। तो सौम्या बोलती है कि लेकिन अभी तो बहुत सारी रस्में भी बाकी हैं ना। ये सुनकर तो अब नरेन ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली थी और फिर उसे देख के बोलता है कि सौम्या, कभी तो अपनी रिवाज से बाहर निकलो तुम, कभी तो अपनी रीति रिवाज बंद कर दिया करो यार। अब सारी रस्में तभी पूरी होंगी जब संकल्प सिया के दिल में अपने लिए जगह बना लेगा, जब सिया इस शादी को एक्सेप्ट कर लेगी। सिया कब से ये सब कुछ सुन रही थी और अब उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी खड़ी होकर थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि अंकल, मैं संकल्प को अपने पास भटकने भी नहीं दूंगी, कभी भी इस शादी को नहीं मानूंगी। प्यार करना तो बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है, आप तो इस घर में सबसे ज़्यादा समझदार हैं, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, आपके मुँह से ऐसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। आपकी बेटी के साथ अगर ये सब कुछ होता तो फिर आपको शायद पता चलता कि क्या तकलीफ होती है। ये कहते कहते सिया और भी ज़्यादा तेज रोने लगती है। नरेन बोलता है कि बेटी, तुम्हारी जितनी उम्र ना है उससे डबल मुझे तुम्हारी ज़िंदगी का तजुर्बा है, दुनिया देखी है मैंने, और फिर अपने एक्सपीरियंस के साथ ही ये कह रहा हूँ कि तुम संकल्प के साथ इतनी ज़्यादा खुश रहोगी कि शायद तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। संकल्प से अच्छा लड़का शायद ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी भी मिलता। इतना कहकर नरेन चुपचाप से एक बार फिर से धानी को देखता और सौम्या की तरफ देखता, तो दोनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो चुपचाप से अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला गया था। जैसे ही नरेन अभी बाहर आया वैसे ही सब बंदरों की टुकड़ी अभी नरेन को देखकर बोलती है कि बड़े पापा ने घर से निकाल दिया है, अब आपके घर पर चले क्या। तो नरेन हाथ बांध कर उन सब को देखता है और फिर बोलता है कि अगर बड़े पापा
पापा ने घर से निकाल दिया है तो फिर अपने बड़े पापा को मनाओ, ना कि मेरे साथ मेरे घर पर आकर रहो, समझे तुम सब बंदरों की टुकड़ी। अपना दिमाग लगाओ दिमाग, मेरा घर धर्मशाला नहीं है कि बंदरों की टुकड़ी उछल कर सीधा मेरे घर पर आकर रह जाएगी, समझे तुम। मेरे घर पर कोई भी नहीं आएगा, ना ही कोई मेरे घर पर रहेगा, धैर्य भी नहीं रहेगा। दक्ष खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, यार गजब बेइज्जती है। धैर्य भी हैरानी से देखकर अपनी पापा की तरफ बोलता है कि पापा ये क्या बात हुई, मैंने तो आपके कहने पर ही पंडित जी का रूप धारण किया था ना, आपके कहने पर ही मैंने इन दोनों की शादी करवाई है, तो फिर मुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं। नरेन बहुत ही प्यार से बोलता है कि तो बेटा मेरे कहने पर ही नील को मनाओ तुम, समझे। इतना कहकर उसने गार्डन में खड़ी हुई अपनी गाड़ी का गेट खोला और फिर सौम्या और धानी को बैठने का इशारा किया। और तभी धैर्य बोलता है कि पापा पापा धानी को तो यहाँ पर छोड़ दो मेरे साथ, इसे लेकर कहाँ जा रहे हो आप। तो नरेन ने भी धैर्य की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी धानी हमारे साथ सुरक्षित है और तुझे ज़्यादा डायलॉग मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मार लिया है, समझा तू। और अब हम जो कह रहे हैं ना, अपने बड़े पापा को मना कर ही घर वापस आना, तो मतलब मना कर ही आना। इतना कहकर नरेन अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से चला गया था। और फिर ऐसे ही थोड़ी देर के बाद जय और वीरू भी अपने परिवार के साथ बाहर आते हैं। वीरू ने अभी गुस्से से दक्ष की तरफ घूर कर देखा, जैसे अभी के अभी उसे आंखों ही आंखों में खा जाएगा। दक्ष अभी रोहान के पीछे चुपचाप से छुप जाता है जाकर। रोहान ने भी मुस्कुराकर देखा और कहा कि क्या बात है वीरू चाचू, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो आप बच्चे के ऊपर, आप इतना भाईचारा निभा रहे थे। दक्ष अपना भाईचारा निभा रहा था, समझा करो ना आप, तो वो भी अपना ही भाईचारा निभा रहा था। वीरू कुछ बोलता उससे पहले ही जय ने वीरू की बाजू पकड़ी और फिर कहा कि तू घर चल, घर चलकर बात करते हैं, यहाँ पर सबको घूरने की जरूरत नहीं है, बच्चे हैं बेचारे पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है। इतना कहकर उसने वीरू को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर दक्ष की तरफ देखकर बोलता है कि अपने बड़े पापा को मना कर ही घर वापस आना, ऐसे किसी को भी आने की जरूरत नहीं है घर पर, ज्यादा देर तक गुस्से में नहीं रहते हैं नील सर, बहुत ही जल्दी मान जाते हैं, समझ रहे हो ना। और तुम लोगों तो नील सर के दिल में पहले से ही रहते हो, पहले से ही वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तुम सबको, ज्यादा देर तक तुमसे नाराज नहीं रहेंगे, उन्हें मना कर ही घर वापस आना, समझ गया ना तू, ऐसे घर मत आना। तो दक्ष ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर तभी वीरू गाड़ी में से ही बोलता है कि नाराज भी तो इसी ने ही किया है ना, तो फिर नाराज तो रहेंगे ही ना, क्या जरूरत थी मुझे पकड़ने की, इसने क्यों पकड़ा मुझे। जय ने भी वीरू की तरफ देखा और कहा कि तू चुपचाप से बैठा ना, कहा ना कि घर चलकर बात करते हैं, तो फिर ऐसे क्यों पटर पटर कर रहा है। इतना कहकर जय भी अब अपनी फैमिली को लेकर चुपचाप वहां से चला गया था। थोड़ी देर के बाद शिखा शोभित भी अब निशी और अंशिका को लेकर बाहर आ जाते हैं। अरमान बोलता है कि माँ बहुत तेज भूख लग रही है, प्लीज खाना दे दीजिए ना। तो शिखा ने भी घूर कर अरमान की तरफ गुस्से से देखा और फिर गुस्से से कहा कि तू खाना खाएगा और फिर ये सारे बच्चे भूखे रहेंगे। तभी रूहान बोलता है कि माँ तो फिर हम सबको भी खाना खिला दो ना, भूख तो हम सबको भी बहुत तेज लगी है। शिखा ने अभी उन सब की तरफ देखा और कहा कि कोई खाना नहीं मिलेगा तुम सबको, तुम लोग जो कर रहे हो ना और जो कर चुके हो वो सब माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खाना दूंगी, बेशक हमने संकल्प का साथ दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गलतियां कम हो गई हैं, तुम सबको हमने माफ कर दिया है। जब तक प्रताप हाउस तुम्हें अपने घर में नहीं बुलाता है, जब तक नील भैया तुम्हें माफ नहीं करते हैं, तब तक सचदेवा हाउस की तरफ देखना भी मत, समझ गए ना तुम सब। इतना कहकर शिखा भी गुस्से में अपने घर की ओर चली गई और फिर शोभित ने भी अपने कंधे उचकाकर बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा और कहा कि देखो तुम्हारी माँ कह तो बिल्कुल सही रही है, अब भला मैं वानर सेना से पंगे तो नहीं ले सकता हूँ ना तुमको अपने घर पे लाकर, मैं तो उन्हें पहले से ही अपना भाई मान चुका हूँ। तो बेटा प्लीज नील भैया को पहले मनाओ और फिर घर में एंट्री करो, उसके बाद ही सचदेवा हाउस में आना। फिर उसने अभी संकल्प की ओर देखा और कहा कि संकल्प तुम्हें तो सिया को भी मनाना है, जितनी जल्दी हो सके ना सिया को पहले मना लो, उसके दिल में अपने लिए जगह बना लो, कम से कम इतना तो मना लो कि वो तुम दोनों को एक कमरे में रह सको, समझ रहे हो ना बेटा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो संकल्प ने भी अब हल्का सा मुस्कुरा कर आंख मारते हुए कहा कि चैलेंज है अंकल, 1 साल के अंदर मेरा बेटा आपके ऊपर सूसू करेगा। ये सुनकर तो शोभित ने अपने माथे पर अपना हाथ मार लिया था और फिर उसे देखकर बोलता है कि यार तू तो सच में छोटे शेर का बड़ा शेर है, बड़ा शेर। इधर दूसरी तरफ अजय ने भी खींचकर जोर से एक थप्पड़ ज्योति के गाल पर जड़ दिया था। थप्पड़ इतनी जोर का था कि ज्योति भी सीधा अपना बैलेंस नहीं बना पाई और सीधा जाकर फर्श पर गिर जाती है। उसका सिर भी अब एक छोटी सी टेबल से जा टकराता है और हल्का हल्का सा खून उसके माथे से आने लगा था। ज्योति तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन अजय उसे गुस्से में देखे जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी ही मार डालेगा। ज्योति ने भी अपने गाल पर हाथ रखा और नम आंखों से अजय की तरफ देखती है
तो फिर अजय गुस्से से चिल्लाता हुआ बोलता है कि तो तुमने अपनी औकात दिखा ही दी, मुझे दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहो। तुम्हारी जैसी झूठी मक्कार लड़की मुझे बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पसंद है मुझे तुम्हारी जैसी लड़की। लेकिन तुम तो मेरे दुश्मन के साथ मिलकर मुझे ही लूटने के लिए मेरे घर पर आ गई। अगले ही पल अजय ने भी अब ज्योति की बाजू को पकड़कर उसे गुस्से से उठाया और फिर झंझोड़ते हुए गुस्से से बोलता है कि कितने कितने पैसे दिए हैं तुम्हें रोहान ने? बोलो कितने पैसे में अपना जमीर बेच कर आई हो तुम? बताओ मुझे। अजय बोलता है कि अब बोलती क्यों नहीं हो तुम, बताती क्यों नहीं हो? जो पूछ रहा हूँ बताओ, जवाब दो मुझे। पहले तो तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को बर्बाद करके चले गई और फिर अब तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा तो तुम फिर मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे ही खिलाफ चली गई, मेरी जिंदगी को फिर से बर्बाद करने के लिए आ गई। बताओ बोलोगी तुम या फिर नहीं? आज ही तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। मुझे सच सच बताओ कितने पैसे दिए हैं रोहान ने तुम्हें? ज्योति अभी भी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से आंखों में पानी लिए अजय को देखती रहती है। अजय ने अगले ही पल ज्योति को बेड पर जोर से धक्का दे दिया और फिर अजय ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। आज तो अजय को सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ होगा। उसका सारा प्लान एकदम से चौपट हो गया था। कुछ ऐसा सोचा था उसने कि रोहान की कमजोरी उसके हाथ में लग जाएगी तो वो अपने गिरे हुए बिजनेस को भी उठा लेगा और फिर अपना बदला भी रोहान से ले लेगा। लेकिन यहाँ तो पासा पूरा सारा का सारा पलट गया था। अजय ने अगले ही पल जोर से एक लात टेबल पर जोर से मारी और फिर ज्योति की तरफ देखकर गुस्से से बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मुझे कितना ज्यादा लॉस हुआ है, कितना ज्यादा मेरा बिजनेस लॉस में चला गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जी चाहता है कि तुम्हें अभी के अभी जान से ही मार दूं। इतना कहकर उसने एक टेबल उठाई और फिर ज्योति की तरफ उठाकर मारने को हुआ तो अभी ज्योति ने चिल्लाकर अपने दोनों हाथों से खुद को कवर कर लिया था और अपने आप को बचाने लगी। और थोड़ी देर के बाद ही ज्योति ने अपना हाथ हटाकर देखा तो अजय की माँ मिसेज ओबरॉय यानी शीतल ने पहले से ही पकड़ा हुआ था। शीतल ने अजय के हाथ से जैसे तैसे उस टेबल को लिया और फिर एक तरफ फेंक दिया और अगले ही पल अजय के गाल पर जोर से एक चांटा जड़ दिया और फिर अजय का चेहरा भी एक तरफ हो गया था। अजय को सच में इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उससे अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। ये नज़ारा देखकर ज्योति की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी और हैरान हो गई थी। उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था अब, लेकिन उसे तो अभी पैसे चाहिए थे और फिर इसीलिए उसने ये सब कुछ किया था। उसने तो अभी कितनी बार अजय से पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, उसने बहुत बार अजय से पैसे मांगे थे लेकिन अजय हमेशा उसे मना करता था। अजय तो ज्योति का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, उसकी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता था। कुछ तो हुआ था दोनों के पास्ट में ऐसा जो अजय ज्योति से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगा था, इतना ज़्यादा उसे परेशान होने के बावजूद भी उसका साथ नहीं दे रहा था। अजय ने चिल्लाते हुए कहा कि माँ तुम इस लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मार रही हो, इसके लिए आप स्टैंड ले रही हो? तो अजय ने चिल्लाते हुए कहा कि माँ तुम इस लड़की के मुझे थप्पड़ मार रही हो ना? तो शीतल ने भी अजय की आंखों में देखकर गुस्से से कहा कि बेटा इतने घटिया संस्कार तो नहीं है ना मेरे जो मैंने तुम्हें दिए हैं, मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, तुमने ज्योति को थप्पड़ मार दिया है। अजय ने भी कहा कि माँ आप जानते भी है ना कि इतनी घटिया लड़की है, ये कितनी गिरी हुई है घटिया, आपको तो इसकी सारी सच्चाई पता है ना? तो शीतल बोलती है कि घटिया है तब भी ये लड़की है। लड़की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पर हाथ उठाने की? कैसे उठाया तुमने एक लड़की के ऊपर हाथ? जो बात है जो भी है तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम है तो फिर उसे तुम बातों में अच्छे से सुलझा सकते हो, बैठ कर भी तो बात कर सकते थे ना। तुम मर्द हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम औरत पर हाथ उठाओगे, उसके साथ मार पिटाई करोगे। आज तक तुम्हारे पापा ने मेरी इतनी ज़्यादा इज्जत करते आए हैं, कभी भी मेरे साथ ऊंची आवाज़ से बात नहीं करी, कभी उन्होंने मेरे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया। एक तुम हो जिसने पहले ही दिन अपनी बीवी पर ऐसे हाथ उठा दिया, उसको ऐसे मार दिया तुमने, कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी? अजय शीतल की ओर देखकर हैरानी से बोलता है कि कौन सी बीवी, किसकी बीवी? माँ ये मेरी बीवी नहीं है, मैं इस घटिया लड़की को बीवी नहीं मानता हूँ, मैं कोई शादी वादी नहीं मानता हूँ इसके साथ, मेरा इससे कोई भी मतलब नहीं है। प्रताप फैमिली ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, फिर से उन्होंने हमें धोखा दिया है माँ, हमें धोखा दिया है, हमारे साथ गलत किया है, मैं इसका बदला तो अब लेकर ही रहूँगा। शीतल बोलती है कि गलत तो तुमने भी किया है ना बेटा? अजय हैरानी से अभी शीतल की तरफ देखे जा रहा था। शीतल ने भी ज्योति की तरफ प्यार से देखा और बोलती है कि कपड़े चेंज करके आराम कर लो, बाद में सोचेंगे कि तुम्हारा और अजय के रिश्ते का क्या करना है, इस शादी को आगे बढ़ाना है या फिर नहीं, तुम्हारे लिए तो हम बाद में सोचेंगे। और फिर इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तुम भी समझती हो कि अजय का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब है, पहले से ही
वो उसका बिजनेस लॉस में चल रहा है और फिर हमारी फैमिली का भी इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है। हमने सोचा था कि निशी से शादी हो जाएगी, लेकिन गलत हो गया है। हम सबके साथ सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है। अजय को माफ़ करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी तुमसे, क्योंकि इसकी गलती माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसने एक लड़की के ऊपर पहली ही रात को हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती करी है। फिलहाल तो तुम थोड़ा सा आराम कर लो। इतना कहकर शीतल ने भी अजय की बाजू पकड़ी और फिर उसे सीधा कमरे से बाहर लेकर जाने लगती है। लेकिन अजय, जो कि सुलगती हुई आंखों से अभी भी ज्योति को खा जाने वाली नजरों से घूर कर देख रहा था। जैसे ही अजय और शीतल कमरे से बाहर गए, वैसे ही ज्योति फूट फूट कर रोने लगती है। उसके अंदर का दर्द अब आंसुओं के द्वारा बाहर आ रहा था। शीतल अजय को खींचते हुए सीधा स्टडी रूम में लेकर आ जाती है और फिर स्टडी रूम में लाते ही उसने एक और थप्पड़ अजय के गाल पर जोर से जड़ दिया। अजय का चेहरा तो अब एक तरफ हो गया था और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था, लेकिन इस बार उसने थोड़ा सा गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि माँ, पागल तो नहीं हो गई हो आप? तुम मुझे उस पागल और घटिया लड़की के लिए थप्पड़ मार रही हो? कैसे आप उसका सपोर्ट कर सकती हो? शीतल ने एक और चाटा अजय के गाल पर मारते हुए फिर से कहा कि खबरदार, खबरदार, अगर तुमने ज्योति को घटिया कहा, समझा तू? अगर वो घटिया भी है तो फिर एक लड़की है वो, समझा तू? और तुम किसी भी लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, किसी भी लड़की पर हाथ नहीं उठा सकते हो। अजय बोलता है कि आखिर आप कहना क्या चाहती हो माँ? मेरा दिमाग पहले ही बहुत ज़्यादा खराब है और फिर माँ अब आप और ज़्यादा खराब मत करो। प्रताप फैमिली हमारे साथ फिर से धोखा कर गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए। शीतल ने इस बार हाथ बांध कर कहा कि और तुमने प्रताप फैमिली के साथ क्या किया? क्या किया तुमने उन लोगों के साथ? तुमने सिया के साथ क्या किया? याद है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ उल्टा सीधा करोगे और फिर हमें कोई भी कुछ नहीं बताएगा? हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा? सुबह ही रोहान का फ़ोन आया था मेरे पास और फिर उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। ये सुनकर अजय की आंखें हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने एक बार फिर से अपनी सफाई देते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि माँ, आप उस रोहान की बातों को मानोगी? अपने बेटे की बात नहीं मानोगी क्या? शीतल बोलती है कि क्योंकि मैं अपने बेटे को बचपन से जानती आई हूँ कि वो प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी गलत कर सकता है। अब मुझे ये बताओ कि सिया जैसी लड़की को छोड़कर तुम्हें क्या मिल गया? क्या मिल गया तुम्हें उसे छोड़कर? सिया तुम्हें प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी तुम्हारी। अजय गुस्से में बोलता है कि लेकिन मैं सिया से प्यार नहीं करता था माँ। सिया मुझे बस थोड़ा थोड़ा सा अच्छी लगती थी, इस फैमिली के लायक लगी तो फिर मैंने उसे प्रपोज कर दिया और उसे प्यार करने का नाटक करा। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था, मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं था माँ। तो शीतल अभी फिर से गुस्से में बोलती है कि अजय, मुझे तो शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है, तुमने सिया के दिल को दुखाया है, निशी से शादी करने के लिए तुमने ये सारा कुछ नाटक किया था, मुझे अच्छे से पता है। और फिर अब जब प्रताप फैमिली ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर दिया, तुम्हारा ही पासा उल्टा कर दिया, तो तुम अब प्रताप फैमिली को ही गलत समझ रहे हो, उन्हें अपना दुश्मन मान रहे हो। जैसी करनी वैसी भरनी, समझे? तुमने रोहान का डबल क्रॉस करने की कोशिश करी थी, उल्टा रोहान ने ही अब तुम्हें डबल क्रॉस कर दिया है। और रही बात इस लड़की की और तुम्हारे बीच की, तो मैं तुम्हारे और इस लड़की के बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। ये तुम दोनों का मैटर है। मुझे नहीं पता है कि ये लड़की कैसी है और कैसी नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि ये लड़की कैसी है और फिर कैसी नहीं है। तुम इसके बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हो। कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना कि तुमने आगिन को साक्षी मानकर इस लड़की के साथ शादी करी है। आज से ये तुम्हारी पत्नी है, इसे मंगलसूत्र पहनाया है तुमने, इसकी मांग में सिंदूर भरा है और फिर इतना हक तो अब तुम्हारे ऊपर इसका भी बनता है कि ये तुमसे सवाल कर सके। इतना कहकर शीतल गुस्से में वहां से जाने लगी, लेकिन कुछ सोचकर एकदम से रुकती है और फिर पलटकर अजय की तरफ देखकर बोलती है कि एक और बात अजय, अगर गलती से भी तुमने प्रताप फैमिली से बदला लेने की सोची भी ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि अगर मुझे गलती से पता चल गया कि तुमने प्रताप फैमिली से बदला लेने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा काम किया है, तो फिर तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, समझे तुम? अजय तो बहुत ही ज्यादा हैरानी से बस अपनी माँ को ही देखे जा रहा था, मगर शीतल चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। इतना बोलकर अजय ने अचानक से ही गुस्से में एक टेबल उठाई और फिर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। अजय को सच में आज बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका गुस्सा उससे कंट्रोल में नहीं रहा। और फिर एक तो पहले ही उसकी शादी ज्योति से हो गई थी और फिर ऊपर से उसकी माँ की ऐसी सारी बातें सुनकर माँ को सब कुछ पता चल गया था। और फिर अजय जो कुर्सी पर गुस्से से आकर बैठ गया और वो सोच ही रहा था कि आखिर वो अब क्या करे, कैसे इस प्रॉब्लम से निकले, जिससे उसका ये बिजनेस जो डूब गया है वो एकदम से बच जाए। और तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। अजय ने फोन चेक किया तो उसमें अभी नील का मैसेज लिखा हुआ था, उसमें उसने अजय के साथ मीटिंग फिक्स करने की बात कही हुई थी। और फिर कुछ सोचकर अजय ने भी जल्दी से मीटिंग
बुकिंग फिक्स कर ली थी, क्योंकि अजय के पास ये सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा था। शीतल सीधा ज्योति के कमरे में आती है। ज्योति इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी से अपने लहंगे के जोड़े में खड़ी होकर रो रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था। जैसे ही शीतल अपने कमरे में आई, वैसे ही ज्योति की पकड़ उसके मोबाइल पर एकदम से कस गई थी। शीतल ने ज्योति की ओर प्यार से देखा और फिर एकदम से कबर्ड के पास गई और एक सूट निकाल कर चुपचाप से ज्योति के पास आती है और ज्योति की ओर बढ़ाते हुए प्यार से बोलती है कि मैंने कहा था ना कि कपड़ों को चेंज करके आराम कर लो, लेकिन अभी तक तुमने अपने कपड़े चेंज नहीं करे। तो ज्योति की आंखों में तो बहुत ही सारा पानी था। उसने शीतल के हाथ से चुपचाप से वो सूट लिया और बोलती है कि मुझे दिल्ली जाना है माँ। शीतल ने अभी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा कि नाम क्या है तुम्हारा? तो ज्योति बोलती है कि ज्योति। शीतल ने कहा कि मेरे बेटे को पहले से जानती हो या फिर रोहान ने तुम्हें सच में पैसे देकर यहाँ पर भेजा है? बताओ मुझे कि आखिर सच क्या है। तो ज्योति की आंखों में ठहरे हुए आंसू एकदम से बह गए थे। उसे ये बात सच में बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। वो बोलती है कि दोनों बातें सच है। मैं अजय को पहले से ही जानती हूँ और फिर मुझे रोहान ने अजय से शादी करने के लिए पैसे भी दिए हैं, पर मैं जानती हूँ कि मेरा और अजय का कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता है। अजय कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तो शीतल ने पूछा कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए थे? ज्योति ने अब शीतल का कोई भी बात का जवाब नहीं दिया था। तो शीतल अभी इस बार थोड़ा सा सख्ती से ज्योति की तरफ देखकर फिर से पूछती है कि तुमसे ही पूछ रही हूँ, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए थे? ज्योति भी अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान और भरे हुए गले से बोलती है कि ये मेरा पर्सनल मामला है। तो शीतल ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ज्योति की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए गुस्से से कहा कि अच्छा, अब तुम्हारा कोई मामला पर्सनल नहीं हो सकता है। इस घर में बहू बनकर आ गई हो तुम, जो भी नहीं करना था ना वो भी कर लिया है तुमने, तो अब तुम्हारा कोई भी पर्सनल कोई भी मैटर नहीं है, समझी तुम? अब तुम इस बात को पर्सनल मामला कहकर एकदम से झटक नहीं सकती हो इसे। मुझे बताओ कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए थे? शीतल की बात सुनकर ज्योति का रोना तो अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था और फिर वो अपनी धीरी आवाज़ में बोलती है कि आंटी, आप नहीं समझेंगी इस बात को, बस समझ लीजिए कि किसी की जान लटकी हुई थी और फिर अगर शायद गलती से भी पैसे नहीं मिलते तो मैं उस इंसान को खो देती, हमेशा हमेशा के लिए वो मुझसे दूर हो जाता। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती हूँ। इतना कहकर ज्योति ने अभी शीतल का हाथ अपने हाथों से जुड़ाया और फिर अपना मोबाइल वहीं पर रखकर सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। शीतल ने एक नज़र ज्योति के मोबाइल को देखा, उसे उठाकर चेक करने लगती है, लेकिन ज्योति ने अपना मोबाइल लॉक किया हुआ था, जिस वजह से शीतल उसका मोबाइल भी नहीं खोल पाई थी। और तभी ज्योति का फ़ोन फिर से वाइब्रेट होता है, जिसके ऊपर नाम फ्लैश हो रहा था, डॉक्टर सुनीता। तो शीतल अभी फ़ोन को रिसीव करना चाहती थी, लेकिन कुछ सोचकर उसने फ़ोन को इग्नोर कर दिया और उस फ़ोन को रिसीव नहीं किया। और थोड़ी देर में ही ज्योति भी कमरे के अंदर आ जाती है। उसने कपड़े चेंज कर लिया था। शीतल ने ज्योति को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। ज्योति सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में बहुत ही ज़्यादा संस्कारी भी है। दुल्हन के जोड़े में तो वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही थी जितना कि वो एक सिंपल से सूट में लग रही थी। तभी शीतल फिर से बोलती है कि डॉक्टर सुनीता का कॉल आया था। ये सुनते ही ज्योति ने सबसे पहले अपना फ़ोन जल्दी से उठाया और फिर कुछ टाइप करके शीतल की ओर देखने लगती है। शीतल भी अभी ज्योति की तरफ ही देख रही थी। तभी शीतल ज्योति की तरफ देखकर बोलती है कि मुझे तुम्हारे पर्सनल मामले से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे कोई भी मतलब नहीं है तुम्हारी पर्सनल लाइफ से। तुमने जो कुछ भी किया है ना, सच में वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तुमने मेरे बेटे के साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है। ज्योति ने इस बार शीतल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जब कोई अपना दुनिया से जा रहा होता है ना, तो फिर उसे बचाने के लिए सही गलत नहीं देखा जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। उस वक्त जो भी होता है ना, हमें बिल्कुल सही लगता है। ये तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर मुझे उस इंसान को बचाने के लिए इससे भी ज़्यादा नीचे गिरना होता तो शायद मैं गिर जाती। अब आप समझ रही हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? इतना कहकर ज्योति ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और फिर जो दर्द उसके दिल में था वो आज आंसुओं की तरह बार बार बह रहा था। फिर कुछ सोचकर वो धीरे से बोलती है कि अब मुझे जाना है, दिल्ली वापस जाना चाहती हूँ मैं। शीतल ने कहा कि ये तुम्हारा और अजय का मामला है, उससे ही परमिशन लो और चली जाओ, मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर शीतल वहाँ से चुपचाप से चली गई और अब वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ज्योति को अपनाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए ज्योति और अजय के रिश्ते को। लेकिन उसे कहीं ना कहीं ज्योति की आंखों में बहुत ही ज़्यादा सच्चाई दिखाई दे रही थी। इधर दूसरी तरफ रुद्र अपने कमरे में बैठा हुआ था और तभी किट्टू अंदर आती है और रुद्र ने किट्टू की ओर देखकर कहा कि ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। इतना कहकर रुद्र अभी सामने की तरफ देखने
लगता है तो किट्टू ने भी अब रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि नील भैया ने आपको थप्पड़ मार दिया तो आप इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो रुद्र ने भी अपनी आंखें छोटी करके किट्टू की तरफ देखा और फिर हल्के से गुस्से में बोलता है कि थप्पड़ मारा नहीं है, थप्पड़ गलती से लग गया था उसे। एक तो औरतों की बातें भी बहुत ही ज़्यादा अजीब होती हैं, हर बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर क्यों बताती हो। मुझे पता है नील ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा था, बस गलती से उसका हाथ लग गया था। किट्टू हल्का सा मुंह बनाकर बोलती है कि जब आपको पता है कि थप्पड़ मारा नहीं था, थप्पड़ गलती से लग गया है, तो फिर आप ऐसे मुंह फुलाकर कमरे में क्यों बैठे हो, आकर नील भैया के पास क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं उनसे बात कर रहे हो आप। तो रुद्र ने भी अपनी एक ऐब्रो चढ़ाकर किट्टू की तरफ देखते हुए कहा कि तुम क्या चाहती हो, थप्पड़ भी मैं खाऊं और फिर सॉरी भी मैं ही जाकर बोलूं नील को। तो किट्टू अभी काफी ज्यादा हैरानी से रुद्र से बोलती है कि इसमें हर्ज ही क्या है, जब जब आप गुस्सा होते हो तो फिर नील भैया ही आकर आपको मना लेते हैं ना। तो फिर आज नील भैया इतना ज़्यादा गुस्सा है तो फिर आप भी जाओ और उन्हें मना लो, समझे। आप तो मनाओगे नहीं क्योंकि आपका तो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, आपका ईगो कम हो जाएगा, आपको किसी के सामने झुकना नहीं देगा ना, है ना। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि इतना सारा एटीट्यूड लेकर आते कहाँ से हो आप। वैसे ही घर में इतना ज़्यादा तनाव है और फिर आप दोनों भाइयों के बीच में ऐसे लड़ाई हो गई है, किसी को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी वजह से ही नील भैया ने अवनी भाभी को भी इतना ज़्यादा डांट दिया है, भाभी भी क्या भैया से भी गुस्सा हो गई हैं अब वो। अगर एक बार जाकर नील भैया को मना लोगे आप तो कौन सी आफत आ जाएगी, कौन सा धरती आसमान एक हो जाएगा। अगर नील भैया से जाकर एक बार सॉरी बोल दोगे, आप समझाओगे, तो कम से कम ये तो सोचो ना, बच्चे कब तक ऐसे गार्डन में भूखे प्यासे खड़े रहेंगे। नील भैया ने उन्हें बाहर निकाल दिया है, सुबह से दोपहर हो गई है, अन्न का एक दाना भी उन सब ने नहीं खाया है, सुबह से ही भूखे प्यासे हैं। पता नहीं बेचारों की कैसी हालत हो गई है। बेचारा मेरा रोहान सोचता होगा मैंने प्रताप हाउस जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। यहाँ तो बात बात पर पीट देते हैं, सब बात बात पर घर से निकाल देते हैं। बेचारे के दिल में आता होगा कि काश काश मैं सचादेवा हाउस में ही रहता, कम से कम वहाँ पर खाने पीने की कमी तो नहीं थी, हमेशा सब प्यार से रखते थे। यहाँ तो छोटी छोटी बातों पर भी ऐसे कलेश हो जाता है, कलेश। किट्टू एक ही सांस में बस बोले जा रही थी और फिर तभी रुद्र भी बड़े ही ध्यान से किट्टू की बातों को सुन रहा था। उसने फिर मन ही मन कहा कि यार जब ये बोलती नहीं थी तो कितना ज़्यादा मासूम थी, और अब जब से ये बोलती है तो सामने वाले को एकदम से चुप ही करा देती है। रुद्र थोड़ा सा आगे आया और फिर उसने किट्टू की बाजू पकड़ी और फिर उसे खींचकर सीधा बालकनी में लेकर आ गया और फिर उसने बंदरों की टुकड़ी को दिखाते हुए कहा कि ये देखो ये देखो, ये रहे तुम्हारे भूखे प्यासे बच्चे। किट्टू ने भी गार्डन की तरफ देखा तो वो सारे दांत फाड़ रहे थे और कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो भूखे प्यासे हैं और परेशान हैं, कहीं से भी नहीं लग रहा था उन्हें किसी भी बात का थोड़ा सा भी दुख है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या रुद्र मना पाएगा नील को, और क्या बंदरों की टुकड़ी जा पाएगी वापस प्रताप हाउस में, या फिर बंदरों की टुकड़ी चलेगी एक नई और चाल। क्या करेगा अजय ज्योति के साथ, क्या ज्योति और अजय का रिश्ता आगे के लिए चल पाएगा, क्या संकल्प और सिया की शादी मानी जाएगी, क्या सिया एक्सेप्ट करेगी संकल्प को, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।